हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के आगे बात करते हैं। पिछला क्लास में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात किया था? कूलम्ब्स लॉ एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम लोग बात करते हैं कि पिछला जो क्लास का चीज़ था रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। वहाँ चर्चा मात्र थी, जानकारी में आपको हम बताए भी थे। फिर से एक बार बताते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, चूँकि जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनको 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी। जो स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी हैं उसको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है रिलेटिव परमिटिविटी, उसका सिंबल। तो बताते हैं हम लोग आगे कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। कहता है इट इज़ डिफाइंड एज the ratio of Coulomb's force acting between 2 point charges placed in vacuum to the Coulomb's force acting between those charges placed in a medium separated by same distance is called relative permittivity. Generally represented by epsilon r. It also represents as dielectric constant. इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर देते हैं। दैट इज एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ बाई एफ एम। एफ क्या है? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज व्हेन चार्जेज आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। एफ एम क्या है? एम लगने का मतलब मीडियम, एफ का मतलब फ्री स्पेस यानी वैक्यूम या एयर। तो ये आपका एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी का डिफिनीशन हुआ मैथमेटिकली। ध्यान रखेंगे, एफ क्या है? फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड इन वैक्यूम। एफ एम क्या है? एम लगने का मतलब हो गया मीडियम। ध्यान रखा जाए, एम जुड़ा हुआ है, इसका मतलब मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड इन ए मीडियम। क्लियर दिख रहा होगा, ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। क्लियर हो गया कि रिलेटिव परमिटिविटी और हम लिख देते हैं, क्योंकि इसका यूज हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में भी करते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का ज़माना है, एमसीक्यू की परीक्षा में पूछता है रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा। लोग अंदाज से लगा देते हैं, लेकिन इसका होता नहीं है। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैज नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन। जैसा कि हर लेक्चर में मैं आपको कहा करता हूं, कॉपी कलम साथ लेके बैठने के लिए। आज भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप कॉपी कलम साथ में रखे होंगे, आप ज़रूरत के अनुसार नोट करते चलेंगे। भाषा अपने से बना भी सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली टर्म को नहीं भूलना है, ध्यान रखना है। एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ बाई एफ एम, यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है और रिलेटिव परमिटिविटी भी है।
तो परिभाषा जान गए आप कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज प्लेस्ड इन वैक्यूम, उसको हम लोग डिवाइड कर दिए, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड इन ए मीडियम। इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी का रेशियो है। यहाँ तक जान गए आप। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग एक दो न्यूमेरिकल देख लेंगे। देखिए नोट करके दिखा देते हैं। देखिए जब सीजीएस की बात करते हैं, कभी कभी क्या करता है आपको एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव परीक्षा में सीजीएस में क्वेश्चन डाल देता है। जैसे इन सीजीएस हम लोग जब जाते हैं तो ये जो मेरा कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ के, ये यानी कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट है, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। इन सीजीएस के केस में ध्यान रखा जाएगा, द वैल्यू ऑफ के कूलम्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू हम लोग 1 मान लेते हैं, यहीं लिख देते हैं 1, अच्छा लगेगा। ऐसी स्थिति में तब कूलम्स फोर्स क्या होगा, देन कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला F इन एयर और वैक्यूम, एयर लिखिए या वैक्यूम लिखिए, एयर या वैक्यूम। देखिए ये समझाने के लिए इतना लिखते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए तो समझ गए। एफ एयर हो या वैक्यूम हो या सीधे एफ हो, तो जो हम लोग लिखते थे ध्यान दिया जाए कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो अब इस K के जगह तो 1 हो गया, तो जब इस K के जगह 1 हो गया तो सीधा सीधी हम लोग क्या लिखेंगे, इस K के जगह 1 कर दिए तो सीधा सीधी मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्यों, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे होयर K इजकल टू 1। तो जब सीजीएस की हम लोग बात करेंगे तो केवल ये फॉर्मूला लिखा है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू 1 हो जाएगा, जहाँ हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K का मान लिखते थे और 9 गुने 10⁻⁹ पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, तो वहाँ से हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ बात समझ में आ जानी चाहिए, रिलेटिव परमिटिविटी पिछला क्लास में भी चर्चा किए थे और आज भी हमने कर दिया, ये था रिलेटिव परमिटिविटी। अब एक दो सैम्पल प्रॉब्लम को यहाँ हम लोग देख लेंगे और सैम्पल प्रॉब्लम देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि कूलम्स लॉ और कूलम्स फोर्स कैसे हम 2 पॉइंट चार्जों के बीच निकालते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे कूलम्स लॉ 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज लगेंगे, छोटे चार्ज के बीच कूलम्स लॉ आराम से उपयोग में लाया जाता है। इस सब बात को ध्यान में रखना है हमेशा। अब देखिए एक सवाल बनाएंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक चलने वाली किताब देश की एकमात्र पुस्तक एनसीईआरटी है। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक चलने वाली एकमात्र किताब एनसीईआरटी। उसके अलावा हम लोग एक सवाल सैंपल प्रॉब्लम डालते हैं, आप देखेंगे उस बुक में किताब में वह प्रश्न छपा हुआ है, आपको हम उस प्रश्न को डालते हैं और आप फार्मूला के आधार पर बना लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर माना जाएगा। कहता है 2 पॉइंट चार्जेज है, 2 पॉइंट चार्जेज 2 × 10⁻⁻7 कूलम and 3 × 10⁻⁻7 coulomb are separated by 30 centimeter in air. Find the Coulomb's force acting between them. दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द प्रॉब्लम। अब देखिए इस सवाल को हमको इसको प्रॉब्लम को सोल्व करना है। पहला काम क्या है, हम बार बार आपको न्यूमेरिकल के लिए बताया करता हूँ, पहले क्या दिया हुआ है यानी व्हाट हैव यू गिवन, आपको दिया क्या हुआ है। देखिए यहाँ एक चार्ज है, यहाँ दूसरा चार्ज है, क्लियर हो गया। Q1 2 × 10⁻⁻7, Q2 3 × 10⁻⁻7, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यानी R हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। हम लोग शुरू में ही इसका फिगर बनाए थे,
जब कूलम्स लॉ का हम लोग पढ़ना शुरू किए थे। Q1 Q2, देखिए Q1 मालूम है, Q2 मालूम है, दोनों के बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस फिगर में हम R माने थे, देखिए R दिए हुए हैं। अब यहाँ ध्यान देना, ये कूलम में है और ये सेंटीमीटर में है, तो SI यूनिट में बदलने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में बदल दूंगा, तो 3 × 10⁻² मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर है 100 से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। इस तरह Q1 Q2 R हो गया। अब हमको निकालना है कूलम्स फोर्स, निकाल देंगे F। देखिए यहाँ दिया कहाँ है, एयर में। हम क्या बताए थे, एयर के केस के लिए 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये आपका एयर का फॉर्मूला है, 1/4। यहाँ लिखिए या नहीं लिखिए, माना हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिया हुआ है या न दिया हुआ। यदि मीडियम रहेगा तो दिया रहेगा, नहीं रहेगा मीडियम नहीं दिया रहेगा, समझ जाएंगे एयर या वैक्यूम में। तो 1/4πε0 Q1 Q2/R²। इसका वैल्यू तो रटवा दिए थे आपको हम, 9 × 10⁹ Q1 Q2 2 × 10⁻⁻7 3 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय R², 30 × 10⁻⁻2 30 × 10⁻⁻2। 2 बार है इसलिए 2 बार। आप चाहें तो इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए 2 और 2 यहाँ 4 हो गया, यदि 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 9 और 4 13 हो जाएगा, और ये क्या हो गया 14 हो गया। तो 13 से 14, देखिए गौर से, आप ध्यान से देखिए, यहाँ 1 0 है तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 8 to 10 to 12। हम इसको सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिए, 1 0 1 0 1 से नीचे ही कट गया। अब देखिए 3 3, तो ये 3 और 3, ये 9 से कैंसिल हो गया। देखिए क्या बच गया ऊपर में, गौर से देखिए, 3 को 2 से करेंगे तो 6। अब ये चलिए 9 और 2 11, और ये हो गया आपको कितना 14। 14 में से 11 चला गया तो कितना हो गया, ठीक से देखिए, 9 2 11, 7 7 14, 11 में से 14 जाएगा तो 3 माइनस में रहेगा। ये आपका आंसर हो गया। मेन समझना ये नहीं था, मेन सिंप्लीफिकेशन तो आप कहीं भी कर सकते हैं। मेन समझना आपको है कि क्या दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसका क्या रिजल्ट होगा। इस तरह आपने देखा एनसीईआरटी का क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये हम आपको बता दिए कि ये एनसीईआरटी बुक में है जो पूरे देश में चलती है। इस तरह एक न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। हम लोग इसी न्यूमेरिकल के आधार पर एक दूसरा क्वेश्चन डाल देते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। थोड़ा सा 1 2 सवाल बना के देखेंगे आज कूलम्स लॉ का, फिर आगे की पढ़ाई होगी। देखिए नंबर 2 क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। कहता है 2 पॉइंट चार्जेज ईच ऑफ 20 माइक्रोकूलम are separated by 10 centimeter in air. Find Coulomb's force between them. आपको समझना है। देखिए हाउ कैन आई सोल्व द प्रॉब्लम। 2 पॉइंट चार्जेज ईच ऑफ 20 माइक्रोकूलम, इसका क्लियर हो गया। Q1 भी 20 और Q2 भी 20। 20 का मतलब माइक्रो में, हम लोग कूलम बना लेंगे। कितना से सेपरेट है 10 सेंटीमीटर, आर हो गया 10। अब है कूलम्स फोर्स निकालना है। फिर एफ कहाँ, एयर में लिखा हुआ है, ध्यान देंगे 1/4πε0 Q1 Q2/R²। वैल्यू पुट करने जानते हैं आप, 9 × 10⁹ बार बार याद रखेंगे 1/4πε0 का। Q1 दिया हुआ है 20 × 10⁻⁻6, इसका है 20 × 10⁻⁻6, और R हो गया 10 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर है। 2 बार हम लोग यूज कर लेंगे, ध्यान रखेंगे ये माइनस साइन है।
अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा। इस तरह हम लोग देखिए कूलम्ब्स लॉ का डायरेक्टली निकालते जा रहे हैं, उधर नोट करेंगे, इधर मिटाते हैं, थोड़ा एक्टिव रहेंगे। वीडियो लेक्चर है, थोड़ा आराम से, हाँ एक्टिव रहना है, टेंशन रहना एकदम, काफ़ी क्लास में अटेंटिव मूड में रहिए, फायदा आपको होगा। अब देखिए थर्ड नंबर सवाल को थोड़ा सा हल्का सा हम चेंज करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको हल्का सा चेंज कर देता हूं मैं। ये सॉल्व करना आपका काम है, ये सॉल्व करेंगे आप। इधर थर्ड देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज बिकम्स, ए में दे देते हैं डबल्ड एंड बी में दे देते हैं हम हाफ्ड, अलग अलग। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज बिकम्स डबल्ड और बी में दे देते हैं हाफ्ड, देन हाउ द कूलम्ब्स फोर्स चेंजेज। अब देखिए इसमें तो आप थोड़ा सा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कोई वैल्यू ही नहीं है, बिना वैल्यू का ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। कोई बात नहीं है, आपको 2 पार्ट में कूलम्ब्स लॉ मैंने पढ़ाया था। एक पढ़ाया था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और दूसरा पार्ट पढ़ाए थे एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मैं यहाँ याद दिला दूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक हमने ये बताया था और एक हमने ये बताया था। जब पॉइंट चार्जेस का वैल्यू नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ डिस्टेंस के साथ रिलेशन है फोर्स का, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जब सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ क्या हो गया, ध्यान से देखिए, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब ये यहाँ आ जाएगा, F1 R1 स्क्वायर इजकल टू F2 R2 स्क्वायर। हमको तो बाद वाला फोर्स निकालना है, F2। क्या हो गया, F1 ये इधर डिवाइड हो जाएगा, R1 बाई R2 का स्क्वायर हो गया। देखिए F1 मल्टीप्लाइड बाय पहला डिस्टेंस R1, लेकिन डिस्टेंस यहाँ डिस्टेंस क्या हो रहा है, डबल्ड हो रहा है। तो डबल्ड हो रहा है यानी R2 का वैल्यू पहले से दोगुना हो गया, 2R1 हो गया। इसका तो होल स्क्वायर है, R1 से R1 कैंसिल आउट। देखिए F1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर करेंगे 1/4। इससे क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन निकाले आप, कि यदि हम डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, डिस्टेंस का क्या, सेपरेटिंग डिस्टेंस, 2 पॉइंट चार्ज के बीच की दूरी, उसको यदि हम दोगुना कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो पहले के तुलना में फोर्स का ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 का मतलब 1/4, यानी हम क्लियर हो गया, डिस्टेंस बढ़ा फोर्स घटा। रिलेशन याद रखिए, यहाँ से देख लीजिए, इन्वर्सली है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ आर बढ़ेगा फोर्स घटेगा, आर घटेगा फोर्स बढ़ेगा। तो यहाँ डिस्टेंस हमने दोगुना किया तो फोर्स देखिए मेरा घट गया, यानी 1/4 हो गया। इसी सवाल को देखिए, यहाँ दूसरा पार्ट यहाँ बी है, ये ए पार्ट था, ध्यान रखेंगे। दूसरा पार्ट बी में हाफ्ड है, यानी यहाँ जो R2 है ये R1/2 है। फार्मूला तो मेरा यही रहेगा, F2 इजकल टू F1 गुने R1/R2 का स्क्वायर। तो F1 इंटू R1, और R2 के जगह क्या हम लिखे हैं, R1/2, 2 चला जाएगा ऊपर। देखिए ध्यान से, R1 से R1 कैंसिल, तो F1 गुने 2 का स्क्वायर हो गया 4। इससे क्लियर हो गया कि यदि हमने डिस्टेंस को आधा किया तो फोर्स मेरा चौगुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। इसमें डिस्टेंस को हमने दोगुना किया तो फोर्स मेरा 1/4 हो गया, यानी 1/4। और यहाँ डिस्टेंस को हाफ किया तो फोर्स मेरा 4 टाइम्स हो गया, चौगुना हो गया। देखिए क्लियर है फार्मूला से, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज फोर्स डिक्रीजेज, एज द डिस्टेंस डिक्रीजेज फोर्स इंक्रीजेज।
तो ध्यान रखा जाएगा। अब ये तो आप जान गए होंगे, जरा मिटाते हैं। तो ये फार्मूला है, देखिए क्लियर होते जा रहा है कि हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा। इसी को क्या करता है, आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम सवाल से बनाए, आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल नहीं देगा। कभी कभी क्या होता है, प्ले विथ ग्राफ, ग्राफ ही खींच देगा, कहेगा चुनिए। जैसे देखिए यहाँ पर कूलम्स लॉ का हम एक साधारण सा छोटा सा ग्राफ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए इधर हम एफ लिखे, इधर हम आर लिखे। तो ये मेरा ध्यान से देखिए, ये हम ऐसे यदि कर देते हैं कर्व जैसा, ध्यान से देखिए, ये ओरिजिन है। क्लियर हो गया कि एज डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे फोर्स देखिए घट रहा है। तो देखिए डिस्टेंस इंक्रीज किए फोर्स क्या हो गया, घट गया। ध्यान रखिएगा। लेकिन कभी कभी आपको डिस्टर्ब करने के लिए एफ ये दे देगा और 1/r² ये दे देगा ग्राफ, और तब कहेगा, तो ध्यान रखिए तब स्ट्रेट लाइन ऐसे, घबराइएगा मत, क्योंकि आपको डिस्टर्ब करने के लिए ग्राफ कहीं भी दे सकता है। यदि डायरेक्टली एफ और आर के साथ है तब तो कर्व होगा, क्योंकि एज डिस्टेंस इंक्रीजेज फोर्स डिक्रीजेज। लेकिन हम फार्मूला ही जैसे है वैसा रख दिए। देखिए एफ है 1/r², तो जब 1/r² पूरा और एफ के साथ रिलेशन पढ़ेंगे तो ये साइन क्या बोला जाएगा, डायरेक्टली। और डायरेक्टली जब भी होगा तो सीधा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इसलिए ये भी ग्राफ सही है, ये भी ग्राफ सही है। इसलिए ध्यान रखना है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए प्ले विथ ग्राफ, ग्राफ से खेलना सिखाएगा कि आप गलत करते हैं और या सही। ऐसा जानबूझ के क्वेश्चन डाला जाता है कि आप गलत करते चलें, इसलिए आप घबराएंगे नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 डाल रहा हूं मैं अब। 2 पॉइंट चार्जेज 10 माइक्रोकूलम and 20 microcoulomb are separated by 40 centimeter in a medium of permittivity 2. Find the Coulomb's force. Find the Coulomb's force acting between them. अब देखिए इसमें एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, डिस्टेंस ये है, लेकिन इसमें क्या लग गया, मीडियम ऑफ परमिटिविटी। हमने क्या कहा था पिछला लेक्चर में, एयर भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है, अदर दैन एयर और वैक्यूम भी हो सकता है। अब ऐसा मीडियम में प्लेस किया चार्ज को जिसका परमिटिविटी 2 है। इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी 2 दिया हुआ है, यानी एप्सिलॉन आर का वैल्यू 2 दिया हुआ है। अब हम लोग यही कोशिश करते हैं कि सवाल को कैसे बनाया जाए। हल्का सा चेंज है, देखिए घबराना नहीं है, सीखना है, थोड़ा समय तो लगेगा। इसलिए आप लोगों से मेरा ये सजेशन है, सलाह है, जो कहिए आप, कि थोड़ा समय दें। जब लेक्चर पढ़ें तो थोड़ा समय दे के पढ़ें और अंत तक पढ़ें, तब आपको मज़ा है। कहाँ क्या बताए हैं, नहीं बताए हैं, कहाँ क्या ज़रूरत है, कैसे उपयोगिता है। जहाँ ज़रूरत है वहीं मैं डालता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कूलम्स फोर्स का फार्मूला देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये मीडियम के केस का है, मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2/r²। देखिए क्लियर है, इतना दूर का वैल्यू तो रटवा दिया आपको हम, 9 × 10⁹ एक चार्ज Q1 देखिए 10 माइक्रोकूलम, बदल देंगे, 20 माइक्रोकूलम बदल देंगे, डिवाइडेड बाय, देखिए एप्सिलॉन आर नीचे में है और एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ दिया हुआ है मीडियम का 2, ध्यान रखेंगे। और ये r², डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो ये 2 बार लिखाएगा। अब इसी को सोल्व कर लेंगे, जो आपका आएगा वो आंसर आ जाएगा। अब लगभग 5.62 के आसपास इसका न्यूटन में आंसर आएगा, देख सकते हैं आप। ऐसे ही यहाँ कट गया, देखिए 20 का यहाँ 2 से, देखिए 10 का यहाँ 4 से, देखिए 4 2 8 2 16 यहाँ गुना करके हो जाएगा 16। और यहाँ देखिए, यहाँ आप ध्यान से देखिए -4 और ये 6 6 12
और 9 4 13, 13 में से 12 गया 10, यानी 90/16 हम सही बोले थे अभी आपको। ये 5.62 न्यूटन के आसपास इसका आंसर निकालने के बाद आ जाएगा। मैं पहले बता दिया था और आप सोल्व करके मैं बता दिया ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाए। तो इस तरह आप क्या देख रहे हैं कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच निकाला जा सकता है। एक थोड़ा सा अलग हट के मैं सवाल बता दूं, फिर एनसीईआरटी आ गया आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है व्हाट डज इट सिग्निफाई, क्या बताता है, क्या दर्शाता है, क्या कहता है। KE² बाय JGMEMP, इस टाइप का लिखा हुआ है आपके बुक में। देखिए, व्हाट डज इट सिग्निफाई KE² बाय GMEMP, जहाँ ये क्या है, सिम्बॉल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। क्या है, सिम्बॉल हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। कुछ करना नहीं है आपको, सिंबल अपना सामान्य अर्थ रखता है। तो K कूलम्स कांस्टेंट, E एलिमेंट्री चार्ज, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और MP मास ऑफ प्रोटॉन है। हम लोग क्या करेंगे, सारा वैल्यू यहाँ रख देंगे। क्या सिग्निफाई कहता है, ये सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में ये डाल देगा। तो सिग्निफाई 2 नंबर मान ली, क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो 1 मार्क तो हो गया कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। अब यहाँ जैसे हम वैल्यू भरेंगे तो सबसे पहले K क्या है, तो देखिए कूलम्स कांस्टेंट है, और ये वैल्यू तो आपको पहले से याद है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, ये वैल्यू आपको याद है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। G क्या है, ये 11 से 9 से जानते आ रहे हैं आप, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट ही है, इसका भी वैल्यू कहीं नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है। Me काफ़ी बार बार आने वाला टर्म है, ये आपको पीछा छोड़ेगा नहीं, ये केमिस्ट्री हो या फिजिक्स। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, ध्यान रखेंगे। और ये है मास ऑफ प्रोटॉन। देखिए इसी तरह डाटा आपको भी याद रखनी है, 1.66 कहिए या 1.67 कहिए, 10⁻⁻27 kg। बहुत सारी किताबों में 1.66 लिखा रहेगा, लेकिन चूंकि 5 या 5 से ज़्यादा है, इवन नंबर है, हमने एक राउंड ऑफ में जोड़ दिया, 1.67 × 10⁻27 kg। अब इतना डाटा आपके पास है, ये सारा डाटा को इसमें भर दिया जाए तो देखिए सारा यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, रिजल्ट इसका होगा फाइनल। ध्यान रखेंगे आप, ये वैल्यू आपको घर में होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आप इसको सारा वैल्यू इसमें भरेंगे तो हर यूनिट एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट कर देगा। देखिएगा कोई डायमेंशन इसका नहीं बचेगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डायमेंशनलेस। न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा, कूलम से कैंसिल हो जाएगा, मीटर से कैंसिल हो जाएगा, केजी से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिएगा आप, ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। और जब हम लोग सोल्व कर देंगे ऑन सोल्विंग, तो इसका एक वैल्यू जो आएगा, नंबर जो आएगा, देखिएगा 2.3 × 10⁻39 आएगा। ये क्या होता है कि ये वैल्यू कोई किताब 2.2, कोई 2.3, कोई 2.28, तो इस तरह का है। हमने राउंड फिगर लिख दिया, अब जो भी हो, यदि 2 हो, 3 हो, 1 हो, लेकिन है तो 2 ही ना, तो इस तरह ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपका होमवर्क हुआ कि इसको हम वैल्यू पुट करके, मेन था क्या पूछा, ये व्हाट डज इट सिग्निफाई, आपको बताना था कि ये टर्म डायमेंशनलेस है और इसका वैल्यू कितना रिप्रेजेंट करता है, तो ये बताता है।
यही आपको बताना था। तो देखिए एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन में एनसीईआरटी हमने बताया, और इस तरह का आपको हम कई क्वेश्चन दिए, आपको आगे बढ़ के ये सब बनाना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा कूलम्ब्स लॉ का ही अगला पड़ाव बढ़ाते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन ही माना जाता है, इसलिए 3 स्टार तो इसके साथ भी लगा ही रहेगा। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, आराम से वेक्टर फॉर्म डायरेक्शन के साथ कूलम्ब्स लॉ। देखिए 2 पॉइंट चार्जेज हैं, गौर से देखिए, ये आपका Q1 और ये आपका Q2, ये डिस्टेंस R है। नेचुरली ये Q1 Q2 पर बल लगाएगा और Q2 Q1 पर बल लगाएगा। जब इस पर लगाएगा तो इसका F12 नाम देखेंगे, जब इस पर लगाएगा तो इसका F21 हो जाएगा। ध्यान रखना है नोमेनक्लेचर। F12 इसका मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय द चार्ज 2, F21 फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय द चार्ज 1, और ये दोनों का सेपरेटिंग डिस्टेंस है, ध्यान रखेंगे। तो जब इधर चार्ज उधर जाएगा तो नेचुरली इधर का यूनिट डायरेक्शन क्या होगा, R12 यूनिट वेक्टर 1 से 2 की ओर, और जब 2 से 1 आएगा तो R21। देखिए कैप लगा दिए हम, दैट इज यूनिट वेक्टर। और ये पढ़ने का नोमेनक्लेचर समझे आप। देखिए हमने हेडलाइन क्या दिया, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे आप, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसी तरह हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये दोनों फोर्स इक्वल होगा, यानी Q1 जितना Q2 पर लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पर लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, नेचर इसका अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो यहाँ हमको दिखाना है, यानी यहाँ पर हम एक छोटा सा चीज़ आपको लिख कर बता दें कि आपको यही चीज़ हमको इसमें दिखा के समझाना है कि F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। अब कैसे इसको दिखाएंगे, कुछ नहीं, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेज, कंसीडर माना 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 है, जो एक दूसरे से R डिस्टेंस से सेपरेट है। अब देखिए कि यदि चार्ज Q1 पर चार्ज Q2 फोर्स लगाता है तो उसको बोलेंगे F12, और यदि चार्ज Q2 पर Q1 लगाता है तो उसको बोलते हैं F21। यहाँ यूनिट वेक्टर के फॉर्म में R12 और ये R21, इसका मतलब R12 इज ए यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2, R21 इज ए यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए नाउ मान लेते हैं हम लिखते हैं F12, यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय द चार्ज 2। इसका ये मतलब हुआ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, इसका ये मतलब हुआ। मैथमेटिकली लिख दें, देखिए 1 बाय, या K लिख देते हैं सीधे, K 1 बाय Q1 Q2 अब बाय R²। अब इस पर लगा रहा है तो नेचुरल है ये इधर लग रहा है, तो इसका यूनिट वेक्टर कौन लगेगा इसमें, R21। ये ध्यान रखना है, 1 2 है तो ये 2 1, वेयर R21 इज ए यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, अब तो आराम से लिख सकते हैं आप सिमिलरली, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली जहाँ F12 लिखे वहाँ F21 लिखेंगे। इसी तरह सिमिलर भाषा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज Q1, यानी यहाँ पर 2 है पहले, 1 है बाद में, तो सेकेंड चार्ज पर पहला चार्ज लगा रहा है। हम डायरेक्ट ये लिख रहे हैं K Q1 Q2 बाई R²। देखिए यहाँ R21 लिखे थे तो यहाँ R12 का कैप लिखेंगे, इसलिए कि यहाँ 2 पर लगा रहा है, तो देखिए इसका रास्ता इधर से आ रहा है, वेयर
R12 is a unit vector directed from charge Q1 to Q2। अब यहाँ से देख लीजिए आप ध्यान से, जब दोनों इक्वेशन को देखिएगा और फिगर को देखिएगा तो देखिए R12 इधर है, R21 इधर है। इसका मतलब हियर यदि R12 हम लिखते भी हैं, ध्यान से देखेंगे आप, और R21 लिखते हैं तो ये क्या हो गया, मेरा माइनस हो गया। ये और ये मैग्नीट्यूड में सेम हुआ लेकिन नेचर में क्या हो गया, अपोजिट हो गया। एक Q1 से Q2 के तरफ और एक Q2 से Q1 के तरफ। अब यदि ये दोनों माइनस हो गया, अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये और ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो नेचुरल है हम लोग लिख देंगे F12 इजकल टू माइनस ऑफ F21, जो which justifies थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही है, टू हैव रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इससे क्लियर हो गया। मान लेते हैं 10 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ है, 20 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ है, तो जितना 10 माइक्रोकूलम का चार्ज 20 माइक्रोकूलम पर अप्लाई करेगा उतना ही 20 माइक्रोकूलम का चार्ज 10 माइक्रोकूलम पर अप्लाई करेगा। मैग्नीट्यूड में सेम होगा लेकिन नेचर में क्या होगा, अपोजिट होगा। इस तरह ये टर्म कहलाएगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर हो गया, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब इसका उपयोग हम लोग आगे भी करेंगे।